तो दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्केलेटन। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, बच्चों में जो होती है वो 300 हड्डियां होती हैं, 300 बोन्स। ठीक है, और क्यों होती है वो चीज़ समझते हैं। सबसे पहले तो जो भी बोन्स होती हैं बच्चों में वो कार्टिलेजिनस होती है। ठीक है, अपना कान को ऐसे बेंड करके देखो कितना इलास्टिक है, अपने नोज को बेंड करके देखो कितना इलास्टिक है। ठीक है, कान जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है, नोज जो होता है हाइलिन कार्टिलेज मेन होता है इसमें। बट कॉमन चीज ये है कि दोनों चीजें फ्लेक्सिबल और बेंड हो जाती हैं, कॉमन चीज ये है। ठीक है, तो बच्चों में कार्टिलेजिनस स्केलेटन क्यों दिया गया? ताकि वो बर्थ कैनाल से निकलने में आसानी हो, है ना। ज्यादा हड्डियां क्यों? एक हड्डी होगी तो फंसेगी, ज्यादा हड्डी होगी तो फ्लेक्सिबल वो मुड़ मुड़ के निकल जाएगी। तो बेसिकली फंक्शन ये था कि बर्थ कैनाल से निकलना आसान हो जाए, इसलिए क्या बनाया गया? कार्टिलेजिनस स्केलेटन बनाया गया। क्लियर? ठीक है, बेसिक चलेंगे फिर ऊपर लेवल पहुंचाएंगे। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन क्या क्या होता है? ठीक है, यहां पे सही लगेगा। क्या क्या फंक्शन होता है? सबसे पहले जस्ट इमेजिन अगर मेरे पास स्केलेटन नहीं होता तो क्या ये उंगलियां ऐसी होती? ये जेली जैसा होता। ठीक है, अगर मेरे पास स्केलेटन नहीं होता, मेरे पास फ्रेमवर्क ही नहीं होता, मतलब जैसे घर बन रहा होता है तो पहले सरिया लगता है ना, तो उस वैसा ही घर बनता है। ठीक है, वो चीज नहीं है तो फिर क्या होगा? आपका फ्रेमवर्क नहीं होगा, आप जेली जैसा हो गई, है ना। प्रोटेक्शन, जैसे जो रिब केज है वो किसको प्रोटेक्शन दे रहा है? लंग्स को दे रहा है, वो हार्ट को दे रहा है। जो अपना क्रेनियम है वो किसको प्रोटेक्शन दे रहा है? ब्रेन को दे रहा है। जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है, हर कोई भूल जाता है ये, वो किसको प्रोटेक्शन दे रहा है? स्पाइन, सॉरी, जो वर्टिब्रल कॉलम है वो किसको प्रोटेक्शन दे रहा है? स्पाइन को दे रहा है। ठीक है, तो क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है। दूसरा, मूवमेंट। अब देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक चीज बोली थी कि नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इमेजिनेशन। मैं एक चीज बोलूंगा, अगर तुम इमेजिन कर लोगे उसको तो बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे बाइसेप्स की बात करूं, ये बाइसेप्स है। ठीक है, ये क्या है? बाइसेप्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक उसका हेड रेडियल ट्यूबरोसिटी में लगेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे रेडियस बोन में एक रस्सी जोड़ी मैंने, जो कि कोराकॉइड प्रोसेस में अटैच की। ठीक है, अब उस रस्सी को मैं अगर छोटा करूंगा तो ऑब्वियसली हाथ ऊपर उठेगा, बड़ा करूंगा हाथ नीचे जाएगा, छोटा करूंगा हाथ ऊपर। इमेजिन हो रहा है? अगर इमेजिन हो रहा है ना तो मतलब तुम्हारी इमेजिनेशन अच्छी है। तो मसल अटैचमेंट में मदद करता है बोन, उस अटैचमेंट की वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। मैंने बाइसेप्स का एग्जांपल दिया, वैसे बहुत सारी मसल अटैच होती है पूरी बॉडी में। ठीक है, ब्लड सेल प्रोडक्शन, ये एक फंक्शन है। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, ये क्या कहाँ पे बन रही है? बोन मैरो में बन रही है। बोन मैरो कहाँ पे होता है? ज्यादातर फ्लैट बोन्स में होता है। ठीक है, जो एपिफाइसिस होता है वहां पे होता है। तो ये एक चीज याद रखनी है हमने। ठीक है, मिनरल स्टोरेज में मदद करता है, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस। बॉडी को जब भी लगेगा कैल्शियम की कमी है, बॉडी विल टेक कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, है ना। और ये कौन हार्मोन रेगुलेट करता है? पीटीएच, है ना। ये सब चीजें बाद में देखेंगे। एंडोक्राइन रेगुलेशन भी करता है कि पैराथायराइड हार्मोन कैसा चल रहा है उसको रेगुलेशन में मदद करता है। विटामिन डी हार्मोन का रेगुलेशन में मदद करता है। तो ये सब फंक्शन है। फंक्शन गिनाओ एक बार, मजा आ जाएगा। फंक्शन गिना लो एक बार। तो पहला ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, दूसरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तीसरा मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ब्लड सेल बनाने में मदद करेगा, मिनरल, कैल्शियम जैसे, है ना। एंडोक्राइन रेगुलेशन भी करता है। तो ये सारे फंक्शन है इसके। ठीक है, सेकंड टॉपिक जो है, जो मैं मेन चीज बोल रहा था वो ये है, बात समझो कि कौन कौन से हमारे पास स्केलेटन होते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन, एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। इमेजिनेशन की बात है, अगर तुम इमेजिन कर लो तो तुम देख सकते हो स्कल, वर्टिब्रल और रिब्स। स्कल, वर्टिब्रा और रिब्स जो है वो एक्सियल स्केलेटन है। देयर इज एपेंडिकुलर स्केलेटन में अपर लिम, लोअर लिम तो आती है, ये सबको पता है भाई, अपेंडिजेस किसको बोलते हैं? अपर लिम, लोअर लिम। लेकिन जो पेक्टोरल गर्डल है, जिसको शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं, ये वाला, जो पेल्विक गर्डल है, ठीक है, ये चीजें एपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है। क्लियर? तो ये एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहला पार्ट जो है स्कल के बारे में देखते हैं। स्कल के बारे में हम समझते हैं बात। तो स्कल में टोटल बोन्स कितनी होती है? 22 होती है। कैसे याद रखना है वो तुम्हें बताता हूं। ये 2 लिखो ऐसे, ये 2 लिखो ऐसे, ये क्या बन गया? एक आदमी बन गया ना, 22। तो स्कल में पूरे में कितने बोन्स होंगे? 22 बोन्स होगी। और 22 का तुम ऐसे करो 33, 2 था ना, तो 3 करो। तो वर्टिब्रा में कितने होते हैं? टोटल वर्टिब्रा कितने होते हैं? 33। ठीक है, पर जब फ्यूज्ड काउंट करेंगे तो 26 करेंगे, वो बताता हूं। पर इतना तो अभी कोई लोड तो नहीं पड़ रहा दिमाग में, सिंपल हो रहा है याद करना। वही चीज चाहिए हमें कि बिना लोड के हम चीजें को बस मेमोराइज कर लें। अब 22 बोन्स होती हैं, उसमें से 8 होती है क्रेनियल, है ना, और 14 होती है फेशियल। 8 क्रेनियल बोन्स कौन कौन सी होती हैं वो समझो। तो होती है पैराइटल बोन, है ना,
जो दो साइड होती है, यहाँ पे होती है पैराइटल बोन, दो साइड है ना। फिर होती है टेम्पोरल, जो कि यहाँ पे होती है टेम्पोरल, ये भी दो होती है, ठीक है। और बाकी सब एक एक होती है, जैसे ऑसिपिटल एक, ठीक है। फ्रंटल कितनी होती है, एक ही दिख रही है मेरे को, है ना। स्पिनोइड, ये देखो स्पिनोइड, देखो स्पिनोइड इसमें ऐसे नहीं, यहाँ से थोड़ी सी दिखेगी, लेकिन आप नीचे से देखोगे तो पूरी विंग ऑफ स्पिनोइड दिखता है, ठीक है। इसको हम 3D व्यू करके मैं कोशिश करता हूँ कि दिखा पाऊँ तुम्हें, है ना। और इथमोइड, ये भी क्या है, इथमोइड क्या है यार, देखो समझो बात को, इथमोइड क्या है, क्रेनियल बोन्स में आता है। तो ये जो दो बोन्स बोली ना मैंने, स्पिनोइड और इथमोइड, मैं 100% गारंटी देता हूँ लोग इसी को बोलेंगे, स्पिनोइड और इथमोइड इज अ क्रेनियल बोन, नॉट अ फेशियल बोन, ठीक है। अब थोड़ा सा ओरिएंट लेते हैं 3D में कैसा दिखता है। तो अब देखते हैं ये 3D व्यू में कैसा स्कल होते हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ ये नॉर्मल स्कल से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, जो जो ये एनिमेटेड वाला होता है ये ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। लेट्स सी। तो सबसे पहले जो होता है ये स्कल होता है, इसमें ये क्या चीज़ है, फ्रंटल बोन है। फ्रंटल बोन एक ही होती है, ठीक है। ये क्या है, ऑरेंज वाला, ये पैराइटल बोन है, ये देखो पैराइटल बोन, ये दो होती है, ठीक है, एक इस साइड एक इस साइड। ये क्या है, ऑसिपिटल, एक होती है, ठीक है। ये जो है, ये देखो ग्रीन वाली, ये क्या है, टेम्पोरल बोन है, ठीक है। लेकिन दो पार्ट क्यों लिखे हो, क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं। टेम्पोरल बोन जो होती है दो पार्ट होती है, एक होता है तुम्हारा स्क्वेरमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, देखो है ना, और एक होता है पीटरस पार्ट, जो पीछे वाला होता है वो होता है पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। जो मेन चीज जो मैं बता रहा था, दो जो बोन्स बताई थी जो ऐसे नहीं दिखती, सबसे पहला ये, ठीक है, जो ब्लू वाला दिख रहा है तुम्हें, ये स्पिनोइड है, ठीक है, स्पिनोइड है। अब इसको देखते हैं यहाँ पे, ये देखो स्पिनोइड, आंख के अंदर जूम मारते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पे स्पिनोइड होता है। ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनोइड ये है, और ये है लेसर विंग ऑफ स्पिनोइड। फिर हम देखते हैं एक और बोन थी जो मैंने बताई थी, एथमोइड बोन। वो कहाँ पे, ये जो ग्रे दिख रहा है, ग्रे, ये देखो, ये क्या है ऊपर देखो, एथमोइड बोन, ठीक है। एथमोइड बोन का एक परपेंडिकुलर पार्ट होता है, ये जो नाक में आ रहा है, दिख रहा है, जूम आउट करते हैं, ये देखो परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड बोन। तो ये दो बोन जरूर याद रखना कि स्पिनोइड विंग जैसा दिखता है। क्यों बोल रहा था विंग जैसा, ब्लू को इमेजिन करके अलग रखो, कैसा विंग जैसा बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, विंग ऑफ स्पिनोइड। और ग्रेटर कहाँ होता है, लेसर कहाँ होता है, वो दिखा दिया मैंने तुम्हें, है ना। ग्रेटर विंग्स, लेसर विंग, है ना। इथमोइड बता दिया तुम्हें, ये होता है। तो अब चलते हैं वापस इस टॉपिक में। तो हमने देखा कि भाई 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं, हमने कैलकुलेट भी कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं फेशियल बोन्स कौन कौन से जो हमारे फेस में होती हैं, ठीक है। उसमें देखो ये सब बनाना ईजी है कि पैलेटाइन, देखो कि जाइगोमेट्रिक बोन होती है, चीक बोन, ये दो, ठीक है, दो होती है। मैक्सिला होती है, एक यहाँ पे होगी एक यहाँ पे होगी, मैक्सिला। मैंडिबल एक ही होता है, ये बड़ी बड़ी तुम्हें दिख रही है, ठीक है। जो छोटी छोटी जो दिखती नहीं है वो अब उसको देखना शुरू करते हैं। एक होती है पैलेटाइन बोन, ठीक है, पैलेटाइन बोन, ठीक है। एक होता है वोमर, ठीक है, यहाँ पे होती है, सेप्टम में चल रही होती है वोमर बोन, ठीक है। एक होता है नेजल बोन, एक लेक्राइमल बोन, और एक इंफीरियर नेजल कोनका, यहाँ पे जो नेजल कोनका बनते हैं ना ऐसे से टर्बिनेट्स, तो वो होता है। अब इसको ना एक बार 3D में भी देख ले। तो देखो एक तो नेजल बोन बताई मैंने, है ना, एक तुम्हें बताई मैंने कि ये देखो लेक्राइमल बोन, ठीक है, नेजल बोन होगी, लेक्राइमल होगी, ठीक है। वोमर बताई थी, ये देखो जो पर्पल वाली दिख रही है, क्या है, वोमर है। नीचे ये दिख रही है, कंटिन्यू हो रही है वोमर, देखो ये वोमर ही है, ठीक है। ये क्या है, पैलेटाइन, क्लियर। जो पैलेटाइन इधर दिख रहा था वो पैलेटाइन दिखा दिया मैंने, है ना। और इंफीरियर नेजल कोनका भी याद रखो। तो ऐसे कुल मिला के हमारे पास 14 बोन्स होती है, ठीक है। तो ये स्कल हमने कवर कर लिया, 3D भी देख लिया, मजा आ गया, ठीक है। अब वर्टिब्रल कॉलम्स में आते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम्स में ये सबको पता है कि 26 बोन्स होती हैं। पहले मैं सोचता था यार 26 बोन है, नाम ABCD क्यों नहीं रख दिया गया, ABCD जो होते 26 ही होते हैं, है ना। बट इसको रीजन वाइज डिवाइड किया गया। जैसे ये जो है ये सर्वाइकल रीजन है ना, कहीं बोलते हैं ना मेरे को सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल हो गया मतलब कुछ नहीं होता, सर्वाइकल हो गया मतलब सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है उसमें कुछ दिक्कत हो रही है उसको, ठीक है। 7 सर्वाइकल होते हैं, 12 थोरेसिक होते हैं, लंबर 5 होते हैं, सेक्रम 5 होते हैं, कॉकिक्स 4 होते हैं, ठीक है। सेक्रम और कॉकिक्स जो होते हैं फ्यूज हो जाते हैं, है ना, 5 फ्यूज होकर 1 बना लेती है, और कॉकिक्स 4 फ्यूज होकर 1 बना लेती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी तुम्हें। इसको मतलब कई लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट हम 7 बजे करते हैं, 12 बजे लंच कर लेते हैं, और 5 बजे डिनर, जो कि कोई नहीं करता पर कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे तुम ऐसे याद रख सकते हो कि मतलब 3 जो टाइम। लेकिन यार इसमें क्या डिफिकल्ट है कि 12 थोरेसिक है, कोई दिमाग में लोड पड़ रहा है, 12 थोरेसिक ही होते हैं, ठीक है। सर्वाइकल 7 ही होते हैं, ठीक है। ये तो हम पहले से पढ़ रहे हैं ना कि हमें जो जिराफ होता है, जिराफ की एक जीके आता था, है ना, बचपन में मेरे को याद है, उसमें पूछा जिराफ की नेक में कितने वर्टिब्रा होते हैं, और सब सोचते हैं जिराफ का बहुत बड़ा है नेक, इट कुड बी मतलब मोर देन 7, बट इट इज 7। कितने वर्टिब्रा होते हैं, तो 7 ही होते हैं, ठीक है। वो सर्वाइकल है उसके। तो ये ऐसे मतलब फन जीकेज होते थे पहले। तो थोरेसिक जो है वो 12 ही होते हैं, है ना। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो जो 12वीं वर्टिब्रा होगी ना ये थोरेसिक, वहीं पे क्या खत्म हो जाता है, वहीं पे लास्ट रिब भी
फ्लोटिंग वाली जो आ रही होती है वो भी लास्ट वहीं से निकल रही होती है। तो 12 ही रिब होती हैं और 12 ही थोरैसिक होती है, तभी थोरैक्स का नाम थोरैसिक पड़ा, जो रिब्स में रिब से ओरिजिनेट कर रही सारी 1 2 3 4, समझ गए ना बात को, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे ही लंबर होता है, लंबर में 5 होते हैं, सेक्रम में 5 होते हैं जो कि फ्यूज होकर 1 बन जाता है, और कॉकेक्स में 4 होते हैं फ्यूज होकर 1 बन जाता है। इसका देखने की जरूरत है 3D, तो देख लो यार, इसका भी देख लो, ठीक है। ये क्या है, वर्टिब्रा है, ठीक है। तो मैंने बताया 7 जो होती हैं वो क्या है, सर्वाइकल है, फिर क्या है, फिर थोरैसिक है, फिर लंबर है, फिर सैक्रम और कॉकेक्स है, ठीक है। अब इसका 3D समझो तो देखो, ऊपर से ऐसे छेद दिख रहा है तुम्हें अंदर जाने के लिए, दिख रहा है बीच में, तो ये क्या चीज़ है, इससे क्या जाता है, ये वर्टिब्रल फोरामेन है, इससे स्पाइनल कॉर्ड जाती है बीच में, ठीक है। और सबसे ऊपर वाली जो वर्टिब्रा है, ये जो सबसे ऊपर वाली है, देखो कुछ याद नहीं रहे, ये जरूर याद रखना, सबसे ऊपर वाली जो है वो कैसी है, ये देखो, उस सबसे ऊपर वाली जो है वो ऐसी गोल सी है, ठीक है, खाली सा गोल, ठीक है। उसको बोलते हैं एटलस। एटलस एक ग्रीक गॉड था, जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में गॉड्स होते हैं, वैसे ही ग्रीक गॉड था, जिसने टाइटन में लड़ना उसको मना किया था, लेकिन वो लड़ने गया था, तो उसको पनिशमेंट ये मिली थी कि उसको पूरा वर्ल्ड उठाना है सिर पे, हेवेंस उठाना है। तो एक फोटो भी फेमस है, एटलस साइकिल में भी बनी होती है कि वो एक गॉड है, वो हेवन उठा रहा है। तो उसी तरह से जो वर्टिब्रा है, माना जाता है कि जो एटलस है सबसे पहली वाली, ये जो C1 भी बोलते हैं, जो एटलस है वो क्या उठा रही है, पूरा सिर को उठा रही है, क्योंकि इसके ऊपर क्या आता है, स्कल आता है, तो एक सिर गोल सा, और उसको कौन उठा रहा है, एटलस। तो एटलस गॉड से ये फेमस हुआ कि एटलस नाम रखो, क्योंकि ये एक वर्ल्ड उठा रहा है, एक सिर उठा रहा है, ठीक है। दूसरी बोन जो है वो एक्सिस है, तुम देख सकते हो ये डेंस जो ऐसे उंगली सा है बीच में, जो इसको उठा रहा है, ये देखो, इसको जो उंगली सा है ये क्या है, इसको बोलते हैं डेंस, ठीक है। तो ये क्या है कि इसमें ना, ये इसको बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस बोन है, ठीक है। तो एटलस है फर्स्ट C1, और एक्सिस नीचे जा रही थी, उसको बोलते हैं C2 वर्टिब्रा, ठीक है। हमने क्या क्या देखा, इसको जो छेद है जो बीच में जा रहा है, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। दूसरी चीज क्या देखी हमने कि ऊपर वाले को बोलते हैं एक्सिस, नहीं एटलस, और नीचे वाले को बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। और एक मस्त चीज और बताता हूँ तुम्हें कि जैसे अब ये है, ठीक है, इसको जूम मारते हैं, ये क्या चीज़ है, ये थोरैसिक वाली है ना, इसके जो पीछे पीछे ये जो ये निकल रहा है ना, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्पाइन, है ना। तुम अपने पीछे ऐसे हाथ लगा के देखो, क्या तुम्हें ऐसे ऐसे फील हो रहा है कुछ, तो ये क्या है, एक स्पाइन जैसे प्रोसेस है, ठीक है। तो वर्टिब्रा में भी ये स्पाइन कभी भी तुम्हें आइडेंटिफिकेशन के लिए दे दे कि भाई ये क्या, तो तुम खुद पहचान जाओगे यार कि जो पीछे वाला पार्ट आ रहा है अगर, तो ये क्या चीज़ होगी, ऑब्वियसली ये स्पाइन होगी, ये पोस्टीरियर साइड में होगी, और ये एंटीरियर होगी, तभी तो तुम्हें ऐसे फील हो रहा है ये पोस्टीरियर, ठीक है। एक और मस्त चीज़ जो बताना चाहूँगा मैं, वो ये कि 2 वर्टिब्रा के बीच में क्या तुम्हें ये जगह दिख रही है, ये छेद सा दिख रहा है, 2 वर्टिब्रा के बीच से क्या तुम्हें ये छेद दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल, 2 वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। क्या सिंपल नाम रखा गया, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। जब स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही होती है, वो अपने नर्व रूट्स दे रही होती है, ठीक है। जैसे एक स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही होती है तो नर्व रूट दे रही होती है, वो यहीं से निकलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से, ठीक है। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज कि 2 वर्टिब्रा के बीच में, जैसे ये वर्टिब्रा ये एक वर्टिब्रा, इसके बीच में क्या होती है, एक डिस्क होती है, जो मतलब तुम देखो ब्लू कलर की दिखाते हैं, है ना, डिस्क होती है जो कि जेली जैसी होती है। अब मैं उसके बारे में बताता हूँ तुम्हें, एक मस्त कहानी फिर से इमेजिन करना, ठीक है। पहले उसमें नोट में चलते हैं। तो देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है, ठीक है। डिस्क को हम बनाते हैं ब्लू कलर से, ये डिस्क होती है, ठीक है। अब डिस्क को अगर तुम कोई फ्रूट इमेजिन करो, जैसे बनाना इमेजिन करो, ठीक है, बनाना इमेजिन करो, तो तुम देखोगे जब बनाना को अगर ऐसे कट करें अगर, ठीक है, तो बनाना को जब ऐसे कट करेंगे तो उसमें कैसा पार्ट आएगा, बीच में येलो वाला पार्ट आएगा, है ना, और जो बाहर का छिलका है वो ऐसा आएगा, बन गया बनाना, ठीक है। तो सेम ऐसा होता है। अब जो गूदा वाला पार्ट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, पल्प बोलते हैं। पल्प पार्ट है ना, वही तो खाना है हमने, है ना। जो छिलका है वो थोड़ा खाना है। छिलका क्या होता है, जो सर्कल ये बना हुआ है, इसको सर्कल को और क्या बोल सकते हैं, अलग अपनी भाषा में बताओ क्या क्या बोल सकते हैं। सर्कल को बॉटनी में भी पढ़ा है तुमने, पेड़ का जो सर्कल होता है उसको क्या बोलते हैं, एनुलस बोलते हैं कि नहीं, तो एनुलस, तो ये क्या होता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं, डिस्क में भी ऐसे होता है, डिस्क में भी ऐसे होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस और इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनुलस। भाई मजा आ रहा है कि नहीं यार, कॉन्सेप्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ भाई, इमेजिन कर लोगे ना, कॉन्सेप्ट ऐसे बना दूंगा ना। देखो अब जब भी कंप्रेशन होगा तो छिलके को ढूंढना होगा, कुछ छिलका तो टाइट होता है, फटेगी किसकी, पल्प की, ये पल्प बल्ज करेगा, तो हमेशा न्यूक्लियस पल्पोसस ही बल्ज करता है, क्लियर। अब एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने देखा। हमने देखा C1
ये जो होती है ये एटलस बोलते हैं, और ये क्या होती है एक्सिस होती है जो कि डेंस में होती है, ठीक है। फिर हमने ये स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखा। अच्छा ये मस्त चीज़ थी, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना, एज स्पाइनल कॉर्ड वो कहाँ तक जाती है, दैट ओनली गोज टिल L1 लेवल, ठीक है। L1 के आसपास ये खत्म हो जाती है, देखो। बट वर्टिब्रल कॉलम कहाँ तक है, वर्टिब्रल तो हमने पढ़ा ना, कॉकिक्स फ्यूज हो जाती है, 4 बन जाती है, ये सब चीज़ें। बट स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक जाती है, कोई पूछे तो L1 तक जाती है। और मस्त चीज़ क्या है कि L1 के बाद ये घोड़े की दुम जैसी बन जाती है, ऐसे देख रहे हो तुम कितने सारे फाइबर निकल रहे हैं, ठीक है। घोड़े को इंग्लिश में मतलब ग्रीक में क्या बोलते हैं, इक्वाइन, है ना। तो कॉडा इक्वाइना बोलते हैं इसको। कॉडा इक्वाइना मतलब घोड़े की पूंछ जैसी दिख रही है, ये बन रहे कॉन्सेप्ट, ठीक है। एटलस एक्सिस की बात की थी, तो एटलस साइकिल में ये लोगो था, हो गया रिवाइज। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा कि स्पाइनस प्रोसेस होता है, जो नुकीला पार्ट होता है वो कहाँ पे होगा, हमेशा पोस्टीरियर साइड में होगा। फिर हमने पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड बीच से जाती है, वो अपने फर्दर नर्व रूट्स भेजती है कहाँ से, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से नर्व रूट्स भी भेजती है, ठीक है। ये बॉडी है, इसके ऊपर ही क्या बैठ रहा होता है, न्यूक्लियर डिस्क, सॉरी जो डिस्क होती है, न्यूक्लियर नहीं, जो डिस्क होती है वो यहीं पे बैठ रही होती है, इसके ऊपर यहाँ पे डिस्क होगी ब्लू कलर की, ठीक है। और डिस्क के 2 पार्ट होंगे, कौन कौन से बताया था मैंने, न्यूक्लियस पल्पोसस और एन्युलर फाइब्रोसिस। अब देखो मैंने बताया था कि जो नर्व रूट्स होती हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस हमेशा बल्ज करेगा, मतलब हमेशा पिलपिला यही निकलेगा, तो ये कई बार जो नर्व रूट्स होती है उसको कंप्रेस कर सकता है और ये दिक्कत दे सकता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं सोच रहा हूँ बता ही दूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना भाई। जैसे मैं बोलूँ कि वर्टिब्रा ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, वर्टिब्रा ऐसे जा रहे हैं, और यहाँ से इमेजिन करो पीछे से वो स्पाइनल कॉर्ड जा रही है जिसके नर्व रूट ऐसे निकल रहे हैं। तो व्हाट इज़ द मतलब कैसे पैटर्न रहता है, तो तुम देखोगे जब भी सोचो ये C3 है, C4, C5, C6, ये मैंने 4 वर्टिब्रे। ध्यान से सुनना यार, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा गहरा है, ये वाला सुनोगे ना मजा आ जाएगा, मतलब तुम्हें लगेगा भाई ये मस्त चीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ से नर्व रूट जा रहे हैं, तो व्हेनेवर C3 सपोज C3 से C4 ये बीच की डिस्क स्लिप कर गई, मैं बोल रहा हूँ C3 C4 वाली डिस्क स्लिप कर गई, तो कौन सा नर्व रूट इन्वॉल्व होगा, क्वेश्चन आता है ये, कौन सा नर्व रूट इन्वॉल्व होगा, समझ रहे, मतलब कौन सा होगा, ये C3 वाला होगा, मतलब ये वाला होगा, ये वाला जो भी होगा उसका नाम होगा C4 नर्व रूट विल बी इन्वॉल्व। जब भी तुम्हें बोले ना कोई भी, जैसे मैं बोलूँ कि L3 और L4 के बीच की नर्व डिस्क प्रोलैप्स हो गई है, देन विच नर्व रूट विल इन्वॉल्व, तो तुम पीछे वाला नंबर बोल दो, लास्ट वाला, तो L4 नर्व रूट विल इन्वॉल्व। ये समझ में आ गया। और इस पे आते हैं हम एक तगड़े कॉन्सेप्ट पे, तगड़ा कॉन्सेप्ट कि देखो ये चीज़ याद रखो, डर्मेटोम याद रखो कि ये क्या होता है। जैसे हम वो क्रिकेट खेला, तुमने ऐसे खेला होगा तो याद होगा, ये 6 होता था, तो ये क्या होता है, जब भी अंगूठा आएगा ना तो C6, जब भी अंगूठे की बात आएगी C6 होता है। इसको कौन सा डर्मेटोम प्रोवाइड कर रहा है, C6, ठीक है। इसको कौन सा डर्मेटोम कर रहा है, जो मिडल फिंगर है, ये सब चीज़ें हैं, उसको C7 कर रहा है, फिर C8 इसको कर रहा है, जो कि छोटी उंगली, ये सब चीज़ों को C8 कर रहा होता है, ठीक है। अब मैं बोलूँ हर्निएटेड डिस्क, ठीक है, इसको छुपा लेते हैं। हर्निएटेड डिस्क है C6 C7 में, C6 और C7 के बीच वाली डिस्क हर्निएट कर गई है, तो कौन सी नर्व रूट कंप्रेस होगी, मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, C7 है ना, तो नर्व रूट विल कंप्रेस C7 वाली, C7 नर्व रूट कंप्रेस हो रही है, तो डर्मेटोम इसका कहाँ जा रहा था, डर्मेटोम कहाँ जा रहा था, मिडल फिंगर। 7 वाला कहाँ बताया मैंने, मिडल फिंगर। 6 कौन सा था, थंब, फिर कौन सा मिडल फिंगर, ये सब, और छोटी उंगली क्या थी, C8 थी। तो मैं बोल रहा हूँ C7 कंप्रेस हो रहा है, यानी कौन सा है ये, मिडल फिंगर, ठीक है। अब तुम्हें एक सिनेरियो देता हूँ, ठीक है। सपोज किसी के जो है ये वाली जो थंब है उसमें उसको बर्निंग सेंसेशन हो रही है, उसको रेडिकुलोपैथी हो रही है, कुछ मतलब उसको वो बोल रहा है मेरे को नमनेस हो रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन एंड बर्निंग सेंसेशन इन ये, और उसकी हिस्ट्री तुम्हें ये पता लगे कि डिस्क भी प्रोलैप्स है, कौन सी डिस्क प्रोलैप्स होगी, ठीक है। तो वो होगी C5 C6 के बीच वाली। अगर सही आंसर निकल गया, नहीं निकला तो फिर रिपीट करो और आंसर खुद देके देखना, ठीक है। इसको दूसरी तरह से जैसे मैंने अभी बताया, उसको फिर से एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। पहले इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक और चीज़ है, ठीक है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि L3 जो होता है वो अपने मीडियल मेल्यूलस की तरफ होता है, मीडियल मेल्यूलस की तरफ, मतलब मीडियल साइड में जहाँ अंगूठा है ना उसके यहाँ पे L3 L4 होता है, L4 S1 यहाँ पे होता है, और S1 जो होता है वो छोटी उंगली में होता है। S1 कहाँ पे होता है, छोटी उंगली में होता है, ठीक है। अब मैं एक वो देता हूँ कि लिटल टो बर्न कर रहा है तुम्हारा, या उसमें टिंगलिंग, नमनेस, ये सब सेंसेशन लिटल टो में, तो वो कहाँ पे हो रही है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, अच्छा इसकी नर्व रूट तो S1 थी, ठीक है। तो डिस्क कौन सी प्रोलैप्स होगी, अगर मैं बोलूँ प्रोलैप्स हो गई है, कौन सी होगी, L5 S1 डिस्क प्रोलैप्स। सही जवाब किसका सही निकला, ठीक है। तो देखो भाई मतलब कि तुम कितने सही लेवल पर पहुंच गए कि तुम ये भी डायग्नोस कर रहे हो कि कहाँ पे डिस्क प्रोलैप्स हो रही है, उस जगह बता रहे हो तुम, ठीक है। तो 2 डर्मेटोम मैं चाहता हूँ कि तुम ये याद रखो, L3 L4
L4 से S1 है ना, और S1 S2 ये जो होती है छोटी उंगली को प्रोवाइड, वेयरएज हाथ में सिंपल है ये 6 होता है, बाकी 7 8, ठीक है। बस स्टार्टिंग वाला नंबर याद रखना होता है 6, ठीक है। जैसे इसमें क्या है L3 याद रख लो, ठीक है। वो बाकी तुम सीरीज में बनाओगे, ऑब्वियसली आगे आगे चल रहा है ना, है ना, बाकी सीरीज में बन जाता है, ठीक है। वापस टॉपिक में पहुंचते, तो हमने जो है स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, जिसमें हमने एक्सियल स्केलेटन में स्कल पढ़ लिया, वर्टिब्रा पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिब्स के बारे में, थोड़ा सा रिब्स भी देख लेते हैं। रिब्स के बारे में क्या जानना जरूरी है, सबसे पहले तो जो है ट्रू रिब्स होती है, फर्स्ट 7 जो होती है वो ट्रू रिब्स होती है। वाई? बिकॉज गिनो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है वो किससे जुड़ी है? स्टर्नम से जुड़ी है। ये जो बीच वाली बोन है इसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। तो 7 स्टर्नम से जुड़ी है, और ये ऑब्वियसली पीछे भी जुड़ी होगी वर्टिब्रा से, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जो अपनी थोरेसिक वर्टिब्राज होती है ना, वो पूरी वैसी वैसी ही चल रही होती है, और वैसे वैसे ही उसमें अटैचमेंट होती है, ठीक है। मतलब पीछे अगर T1 है तो रिब 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रही है, तो वो तो प्रॉपर आ रही है, ठीक है। लेकिन साथ ही यहाँ पे चिपकती है, साथ ही 7 तक ही चिपकती है। दैट्स वाई फर्स्ट 7 जो है वो ट्रू बोली जाती है, क्योंकि वो आगे भी चिपक रही है, वो पीछे भी चिपक रही है। वेयरएज जो 8 9 10 है, जो 8 9 10 है वो 7 वाले में ही चिपक रही है, देखो उसका ही सपोर्ट ले रही है। या 8 जो होती है वो इसमें चिपक रही है, और वो उसके ऊपर चिपक रही है, उसके ऊपर, लेकिन वो ऐसा नहीं कि स्टर्नम में चिपक रही है, ठीक है। वो क्या, कहाँ पे चिपक रही है? वो इनडायरेक्टली इसमें चिपक रही है, ठीक है, कोस्टल कार्टिलेज में। अब देखो जो 2 होती हैं, क्या याद रखो, जो 2 ऐसे ऐसे विन वाला ऐसे बनाओ, ऐसे करो, ठीक है। जो ये लास्ट की 2 होती है ना, फ्लोटिंग होती है, ठीक है, बनाया ऐसे, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ये लास्ट की 2 होती हैं। तो कौन सी होंगी? ऑब्वियसली मैंने बोला 12 पेयर रिब्स है, तो लास्ट की 2 मतलब क्या होगी? 11वां और 12वां, ठीक है। तो ये जो होती है फ्लोटिंग होती है। फ्लोटिंग, एक मस्त चीज़ बताता हूँ तुम्हें, फ्लोटिंग रिब्स कभी फ्रैक्चर हो जाए ना तो समझ जाना कि भाई ट्रॉमा गंदा वाला हुआ है। एक और चीज़ बताता हूँ, फर्स्ट रिब अगर फ्रैक्चर हो किसी की तो समझ जाना यार ट्रॉमा गंदे वाला हुआ है। वाई? बिकॉज फर्स्ट रिब जो होती है वो क्लेविकल के नीचे छुपी होती है, और वो भी डैमेज कर दी तुमने, तो मतलब ट्रॉमा खतरनाक हुआ है, इंजरी जो है खतरनाक हुई है, तो माना जाता है। जो समझ गए ना भाई? तो ये 3 रिब्स बताई मैंने, मैं दोबारा बताऊंगा, पहले ये समझो स्टर्नम में क्या क्या पार्ट होते हैं। ये है स्टर्नम जो मैंने बताया तुम्हें, ठीक है। इसमें होता है मैन्यूब्रियम। स्टर्नम में एक चाकू जैसा दिखता है, डैगर जैसा, तो इसलिए मैन्यूब्रियम के हैंडल को बोलते थे, ठीक है, इसलिए नाम भी वैसे ही रखा गया इसका कि ये हैंडल है, नीचे जाइफॉइड प्रोसेस, ठीक है, जो भी बोलना है। तो वो एक चाकू जैसा है, बॉडी और जाइफॉइड प्रोसेस आता है, तो दैट्स वाई इट इज स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम में अब देखो मैन्यूब्रियम और बॉडी के बीच में एक लाइन दिख रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज नोन एज एंगल ऑफ लुइस। बहुत बढ़िया, जिसने आंसर दिया वो बहुत बढ़िया। एंगल ऑफ लुइस क्या होता है ना, कि यहाँ पे तुम फील कर सकते हो, ये स्टर्नम नॉच है, ये जो ऐसे दिख रहा है तुम्हें, ऐसे ये तो आराम से फील हो रहा है, ये ऊपर, ठीक है। इसके नीचे चलोगे थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ा सा एलिवेशन, ऐसे तुम्हें एक लाइन सी दिखेगी, वो क्या है? वो एंगल ऑफ लुइस है। और एंगल ऑफ लुइस से तुम लेटरली जाओगे तो तुम्हें सेकंड रिब फील होती है, इसलिए एंगल ऑफ लुइस ही क्वेश्चन में पूछा जाता है। बिकॉज सरफेस मार्किंग अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो यही पूछेंगे, एंगल ऑफ लुइस। वाई? बिकॉज फर्स्ट रिब को कोई पैल्पेट नहीं कर पाया, ठीक है। हमेशा पैल्पेशन सेकंड रिब से ही शुरू की जाती है, क्योंकि एंगल ऑफ लुइस ही फील होता है। तो एंगल ऑफ लुइस फील होगा तभी तो तुम आगे बढ़ोगे। तो एंगल ऑफ लुइस के जस्ट इधर चलोगे तो तुम्हें आएगा हाँ सेकंड रिब, फिर तुम नीचे चलो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे, ठीक है। और 7th रिब तक ट्रू रिब्स हैं, 8 9 10 फॉल्स रिब्स हैं, 11 12 जो है फ्लोटिंग रिब्स हैं। ये पता लग गया तुम्हें, ठीक है। और ये वाला कौन सा लेवल है? अगर मैं तुम्हें ऐसे जीके ही पूछ लूँ कि ये कौन सा स्पाइन, थोरेसिक कौन सी स्पाइन है, बताओ? T12 है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि 1 1 से निकलेगा, 2 2 2 2, तो ऐसे 12 जो है, T12 जो है वो 12 वाली से ही निकल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी तुम्हें। देखो फॉर एन एग्जाम्पल, ये देखो कितना बढ़िया रिप्रेजेंटेशन है कि वर्टिब्रा 12 है, 12th रिब यहाँ से निकल रही है, और 12th वाली फ्लोटिंग होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई वो क्या है? स्टर्नम और मैन्यूब्रियम के बीच वाला जो ये है उसको बोलते हैं मैन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट या फिर एंगल ऑफ लुइस, ठीक है। और ये क्या है? जीफिस्टर्नल जॉइंट। सिंपल। अब देखो ये रिब जो है वो पीछे भी जा रही होंगी, पीछे जाके ये कहाँ पे जुड़ रही है? वर्टिब्रा में जुड़ रही है, ठीक है। अब वर्टिब्रा में जब जुड़ रही है तो तुम देखो ये वर्टिब्रा में ये जुड़ गई वर्टिब्रल बॉडी में, ठीक है। और ये ट्रांसफर्स प्रोसेस में भी टच हो रही है, जो उसका ट्रांसफर्स प्रोसेस है वर्टिब्रा का, उसमें भी टच हो रही है, ठीक है। तो उसमें क्या टच होता है? ट्यूबरकल ऑफ रिब टच होता है, ठीक है, ट्यूबरकल ऑफ रिब। और इसमें वर्टिब्रल बॉडी में क्या टच होता है? हेड ऑफ रिब टच हो रहा होता है, ठीक। ट्यूबरकल ऑफ रिब ये है और ट्रांसफर्स प्रोसेस ये है, दोनों के बीच का ज्वाइंट जो होता है कोस्टो ट्रांसफर्स ज्वाइंट बोला जाता है, कोस्टो ट्रांसफर ज्वाइंट, ठीक है। हेड ऑफ रिब और वर्टिब्रल बॉडी के बीच वाला जो ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं कोस्टो वर्टिब्रल ज्वाइंट, ठीक है। यानी जो भी रिब का पार्ट है उसको कोस्टो नाम रखा गया, ठीक है। और जो भी उसका पार्ट है उसका वही नाम ले लो, जैसे कोस्टो वर्टिब्रल, कोस्टो ट्रांसफर्स,
समझ गए ना? ऐसे है ये मतलब नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए, नाम पता होना जरूरी नहीं है। दो वर्टिब्रा है ऐसे चल रही है जब, है ना, तो उसके बीच में वैन के फॉर्म में VAN इस फॉर्मेट में, VAN इस फॉर्मेट में इंटरकोस्टल जो वेसल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। मतलब सबसे ऊपर क्या होगी? वेन होगी, सबसे बीच में क्या होगी? आर्टरी होगी, फिर नर्व होगी। अब एक पूछा जाता है जैसे हम थोरैकोसेंटेसिस करते हैं, यानी पानी निकालना है, तुमने प्लूरल टैप करना है, ठीक है, तुमने जो है रिब्स के बीच से नीडल घुसानी, तो हमेशा जो है रिब के ऊपर रख के, जैसे बोलते हैं ना कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाते हैं, वैसे तुम रिब के ऊपर रख के बंदूक चलाओगे हमेशा। क्यों? ऊपर वाली रिब के नीचे नहीं चलाओगे, समझ लो? मतलब जैसे ये दो रिब है भाई, समझना बात को, दो रिब है, ठीक है, मेरे को बोला कि तुम्हें क्या करना है? प्लूरल टैप करना है। तो एक ऑप्शन है कि मैं यहां से करूं, अगर तुम्हें दिख रहा है, एक ऑप्शन है कि मैं यहां से करूं, देखो यहां से नहीं, क्योंकि यहां पे वैन होता है, ऊपर ही होती है ना वैन, तो हमें यहां पे करना है, इस रिब के ऊपर ये रख के प्लूरल टैप करना है। क्यों करना है? क्योंकि ऊपर वैन है, मतलब वेन आर्टरी और नर्व है ऊपर, तो नीचे रख के, मतलब कुल मिला के इतना याद रखो कि यहां पे अगर तुम रख के करोगे, किसी भी रिब के ऊपर रख के, तो सही टैप करोगे। कैसा लगा? कैसा लगा? मतलब छोटे छोटे जो वो दे रहा हूं ना मैं, वो ध्यान ध्यान से सुनना, ठीक है? तो ये चीज मैंने बोली थी कि ओनली हाई वेलोसिटी इंपैक्ट कैन कॉज फर्स्ट रिब फ्रैक्चर एंड 10th to 12th रिब फ्रैक्चर, जो मैंने बोला था कि बहुत हाई वेलोसिटी इंपैक्ट ही कर सकता है, नहीं तो इनका कोई उखाड़ नहीं पाया आज तक, ठीक है, समझ गए? फर्स्ट रिब फ्रैक्चर जो होता है वो जब भी होगा तो वहां पे सबक्लेवियन वेसल्स गुजर रही होती है, ठीक है, वहां पे ब्रेकियल प्लेक्सस गुजर रहा होता है, वहां पे एपेक्स ऑफ लंग होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा वर्नरेबल भी होती है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम देख सकते हो इसमें कि फर्स्ट रिब ये जा रही है, ये जो नीचे है ना, और यहाँ पे क्या है? सबक्लेवियन आर्टरी है ना, यहाँ पे क्या कॉमन कैर, मतलब सबक्लेवियन जा रही है, सबक्लेवियन वेन जा रही है ना, एंड ब्रेकियल प्लेक्सस, ये देखो पीछे पीछे ब्रेकियल प्लेक्सस जा रहा है। तो यहाँ वाली रिब अगर इंजर्ड होगी तो इट कैन ऑल्सो डैमेज टू ये सब स्ट्रक्चर्स, है ना। और एक सर्वाइकल रिब भी होती है, कई बार क्या होता है एक एक्स्ट्रा रिब बन जाती है फर्स्ट रिब के ऊपर, तो वो सबक्लेवियन को कंप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से हमें थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होते हैं। जब भी हम ऐसे करते हैं तो आगे ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, एक्स्ट्रा चीज़ है वो भी दिमाग में रख सकते हो। बैक टू द टॉपिक, तो 10th 11th 12th जो होती है, अगर वो फ्रैक्चर हो रही है, जो कि बहुत कम केस में होती है, तो वो ज़्यादातर लिवर और स्प्लीन को लेके जाती है, ठीक है, लिवर डैमेज पक्का पक्का होगा उसमें, ज़्यादातर देखा गया है ना, और अगर लेफ्ट साइड में है तो स्प्लीन डैमेज होगा, है ना, जैसा भी बता रहे हैं। और ये हमने देख लिया था, ठीक है, ये मस्त था ना पॉइंट, ठीक है। तो कुल मिला के ये तुमने एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ा, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में देख लिया, ठीक है। एक एक पॉइंट और बताना मैं चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्कल में एक पॉइंट होता है जिसका नाम होता है टीरियन, ठीक है। टीरियन जो बनता है वो 4 बोन के कॉम्बिनेशन, मैं तुम्हें एक बार दिखाता हूँ, देख के तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ना ये जो मैंने गोला मारा है, ये क्या है? ये टीरियन है, PTERION ऐसी स्पेलिंग है इसकी, ठीक है। टेम्पोरल बोन आ रही है इसमें, ज्वाइन कर रही है, स्पिनोइड बोन कर रही है, फ्रंटल बोन कर रही है, एंड पैराइटल बोन कर रही है, ये 4 बोन ज्वाइन कर रही है, तो एक पॉइंट बना। ये सबसे कमजोर पॉइंट होता है पूरे स्कल में, तुम यहाँ पे अगर अटैक करोगे तो क्या होगा? डैमेज ज़्यादा होता है, ठीक है। मस्त चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर इसके ठीक नीचे मिडल मेनेंजियल आर्टरी होती है। कौन सी होती है? मिडल मेनेंजियल आर्टरी होती है, ठीक है। और एपिड्यूरल हेमेटोमा होने के चांस सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट में, कि यहाँ पे अगर इंजरी हुई एपिड्यूरल हेमेटोमा हो सकता है। क्लियर है बात? क्या बोलते हैं इसको? टीरियन बोलते हैं। तो ठीक है भाई, इतना ही था।